तो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका हम लास्ट मतलब ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही कॉमनली आप लोगों ने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में या आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आप जब आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक का नाम मैं पहले लिख देता हूँ। असिस्टेड अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ARTB कहते हैं। ये टेक्निक कब करते हैं? जब मेल और फीमेल या जब दो कपल कहीं ना कहीं इनफर्टाइल है, या दोनों में से कोई एक कपल इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि राइट, उन्हें वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कोई बेबी, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या जिससे वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था इनफर्टिलिटी। गरिमा या निकिता, आप दोनों में से बता सकते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होता है? यस बताइए गरिमा, निकिता, इनफर्टिलिटी क्या होती है? लास्ट लेक्चर का टॉपिक सर रिपीट कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, इनफर्टिलिटी क्या होती है? वो ये होती है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब कोई बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे किसी ना किसी कारण के। अब हो सकता है कि प्रॉब्लम या तो हस्बैंड में होगा, हो सकता है प्रॉब्लम या तो वाइफ में होगा, हो सकता है कि प्रॉब्लम दोनों में भी होगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इनफर्टिलिटी होने का जो कारण है वो 33% फीमेल में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, 33% मेल में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, 33% दोनों में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, और 1% जो है उसका कारण अभी तक नहीं पता चला गया है, अननोन है। तो जब हस्बैंड और वाइफ पिछले 2 साल से अनप्रोटेक्टेड, मतलब बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो उस केस में क्या किया जाता है? अगर बच्चे होने हैं, अगर वो कपल को बच्चे चाहिए, तो वो लोग ये करवाते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसमें 4 टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक मैं यहां पे लिखता हूं IVF। इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। दूसरी टेक्निक है गिफ्ट, दैट इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सबका करके आपको एक एक फुल फॉर्म समझ में आएगा। तीसरा है AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चौथा है ICSI, इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये 4 टेक्निक है और यही 4 टेक्निक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक आईवीएफ, जिसे हम फुल फॉर्म में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए क्या होता है इस केस में। पहले मेल में एक हार्मोन डाला जाता है जिसका नाम है एफएसएच। मेल में एक हार्मोन डाला गया एफएसएच। गरिमा, निकिता, आप दोनों से कोई भी बताइए कि एफएसएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? मेरी आवाज आ रही है गरिमा, निकिता? आप लोगों को पहले बताइए। सर रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? सर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में दिया जाता है, इसलिए पहली बात तो ये बताइए मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? सर बीच बीच में नहीं आ रही है। बीच बीच में ब्रेक हो रहा है? यस सर। रुकिए जस्ट अ सेकंड, बताइएगा जैसा आपको आवाज आ रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है? अब आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। देखिए एफएसएच क्या होता है, ये एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल को दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होगा, तो उससे स्पर्म ज्यादा बनेगा। इससे स्पर्म ज्यादा बना। सेम उसी टाइम पर यही एफएसएच हार्मोन फीमेल को भी दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, फीमेल में एग भी ज्यादा बनेगा और सुपर ओव्यूलेशन होगा। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवरी से एक एग नहीं, बहुत सारे एग निकलेंगे ओवरी से। एक ही टाइम पर उस ओवरी से मल्टीपल एग फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। तो ये सारे के सारे एग कलेक्ट किए जाते हैं। एग नहीं लिखूंगा, एग्स लिखूंगा मैं। बहुत सारे एग फीमेल में से कलेक्ट किए, इसके लिए बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। सिर्फ एक एग बाहर नहीं आया है ओवरी से, मल्टीपल एग ओवरी से बाहर आए हैं। और फिर ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, ठीक है, एग में फिलिंग कर बता देता हूं। ये एग है और ये स्पर्म है, इनको बाहर एक पेट्री प्लेट में फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो ये देखिए ये मल्टीपल एग है और इनको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कराया गया है। तो यहां पे क्या कराया गया है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज करके बहुत सारे एम्ब्रियो बने हैं। अब इनमें से किसी एक फर्टिलाइज एग को निकाला जाएगा, बाकी को प्रिजर्व कर दिया जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेस्ट इज प्रिजर्व, मतलब उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन पे -1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -180 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टोर कर दिया जाएगा, बाकी को खाली एक निकाला जाएगा, इसमें से सिर्फ एक निकाला जाएगा और ये एग को
ये एक जो है उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया है। किसको? ये एग को। किसके साथ? ये स्पर्म के साथ। दिख रहा है? तो बोलने का मकसद क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है कि बॉडी के बाहर हो रहा है, बताइए। बॉडी के बाहर। इसके लिए इसको बोला गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब में, विट्रो का मतलब होता है लैब। मैं फुल फॉर्म लिखता हूं, विट्रो का मतलब होता है लैब। इन मतलब इनसाइड, इनसाइड लैब, लैब के अंदर फ्यूज कराया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में हो रही है। इसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ कहते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइज होके बनेगा जाइगोट। देखते रहिए, यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यही टेस्ट ट्यूब जो है, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर है अब जाइगोट। ये जाइगोट है। फिलहाल इसको मैं एम्ब्रियो बोलूंगा। जाइगोट भी एक टाइप का क्या है, एम्ब्रियो है। अब यहां से तीन पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको जाइगोट के फॉर्म में डाल दूं फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, तो मैं इसको बोलूंगा जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही डाल दिया मैंने जाइगोट। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फैलोपियन ट्यूब। देखिए, अगर मैंने वो जाइगोट को, ये जाइगोट था, तो वो जाइगोट को अगर मैंने इधर डाल दिया तो मैं बोलूंगा इस प्रोसेस को जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब मेरा जो एम्ब्रियो था, जाइगोट स्टेज, एम्ब्रियो किस स्टेज पे था? जाइगोट के स्टेज पे था। जाइगोट मतलब फर्स्ट सेल स्टेज, फर्स्ट सेल स्टेज। ठीक है, ये यूजुअली तब करते हैं जब फीमेल का फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है। अगर मैंने मतलब ये किस फॉर्म में डाला, जब मेरा वो क्या था, जाइगोट के फॉर्म में था। एम्ब्रियो किस फॉर्म में था? जाइगोट के फॉर्म में, इधर लिखा भी हुआ है। अगर मेरा एम्ब्रियो जाइगोट से मल्टीप्लाई होके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज या 8 सेल तक हुआ, तो भी मैं फैलोपियन ट्यूब में डालूंगा। देखिए यहां पे, अगर मेरा एम्ब्रियो मतलब
तुमको एक बात बता दूं मैं कि जायगोट जब डिवाइड होता है तो ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड होता है, याद करो। पहले जायगोट होता है, Yes, sir. फिर वो 1 का 2 बनता है तो 2 ब्लास्टोमियर होते हैं, ये 2 ब्लास्टोमियर, इसको 2 सेल स्टेज कहते हैं। फिर 4 ब्लास्टोमियर, इसको 4 सेल स्टेज कहते हैं। फिर 8 ब्लास्टोमियर, इसको 8 सेल स्टेज कहते हैं। मतलब जो न्यूली फॉर्म सेल्स है उनको हम क्या कहते हैं बताइए? ब्लास्टोमियर। Blastomere. यस, हम उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मेरा एम्ब्रियो 8 से कम या उसके इक्वल है, आठ से कम या उसके इक्वल है, तो भी मैं फैलोपियन ट्यूब में डालूंगा। इस केस में भी मैं फैलोपियन ट्यूब में डाल रहा हूं। अगर मेरा एम्ब्रियो 8 स्टेज तक है या उससे कम, मतलब 4 या 2 होगा, तो भी मैं फैलोपियन ट्यूब में डालूंगा। इस टेक्निक को मैं बोलूंगा ईटी। ईटी का फुल फॉर्म है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी। अगर मेरा ये मल्टीप्लाई होके 8 से ज्यादा स्टेज बन गया, मतलब अगर मेरा एम्ब्रियो मोर देन 8 स्टेज है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, तो मैं इसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालूंगा, मैं इसको डालूंगा यूटरस में। तब इस टेक्निक को मैं कहूंगा इंट्रा यूटरिन ट्रांसफर, मतलब मैं यूटरस में डाल रहा हूं। समझ रहे हो आप? मैंने ये कहा Yes, sir. कि टेस्ट ट्यूब में ये एम्ब्रियो बना, अब अगर ये एम्ब्रियो एक ही सेल स्टेज का है, जाइगोट के स्टेज पे है, तो मैं फैलोपियन ट्यूब में डालूंगा। तब मैं इस टेक्निक को जिफ्ट कहूंगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर ये एम्ब्रियो 1, 2, 3, 2, 4 या 8 सेल स्टेज का है, तो भी मैं फैलोपियन ट्यूब में डालूंगा। तब मैं इसको ईटी कहूंगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। पर अगर मेरा ये जो एम्ब्रियो है वो 8 सेल स्टेज से ज्यादा है, 16 या 32 या 64, तब मैं उसे इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर कहूंगा, क्योंकि तब मैं फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकता, तब मैं उसको यूट्रस में डालूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टोमेर 8 से ज्यादा है। ब्लास्टोमेर अगर 8 से ज्यादा होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा, उसको यूट्रस में डालना होगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस Yes. सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही था आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यही था कि यहाँ पे पहले मेल के अंदर भी दिया जाएगा। ये मतलब कब करते पता है? अगर प्रॉब्लम मेल में है, कि जैसे कि एग्जांपल मैं तुमको देता हूं
कि जैसे कि सपोज मेल जो है, ठीक है, तो मेल में अगर मान लो ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब मेल में स्पर्म कम बनता है, तो स्पर्म का काउंट कम रहेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम रहेंगे, तो ये टेक्निक करेंगे, मेल को देंगे, एट द सेम टाइम फीमेल को भी देंगे। मतलब मेल और फीमेल, मेल में से स्पर्म निकालेंगे और फीमेल में से एग निकालेंगे और दोनों को बाहर लैब में फ्यूज करेंगे। तो मेल को अगर ओलिगोस्पर्मिया या मेल को अगर एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है, या इम्पोटेंसी है, इम्पोटेंसी का मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या है इम्पोटेंसी? मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ाया था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं हम इसको, कि पेनिस अगर इरेक्ट नहीं हो पाता तो दोनों के बीच में सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा, इसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एक और नाम से बोल देता हूं इसको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, ये सारे केसेस मेल में है तो भी ये कराएंगे। और फीमेल की अगर मैं बात करूं, यूजुअली ये वाली टेक्निक कब करते हैं? इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ये कब करेंगे? अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो। ओनली परफॉर्म्ड इफ देयर इज प्रॉब्लम इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब। फीमेल के अगर फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है तो ही ये वाला टेक्निक करेंगे। समझ आया आपको? क्योंकि ये दोनों भी केस में हम लोग किस में डालते थे? फैलोपियन ट्यूब में डालते थे, पर इस केस में हम किस में डाल रहे हैं? यूटरस में डाल रहे हैं। तो यूटरस में कब डालेंगे? जब उसके फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम होगा तब ये करेंगे। ठीक है, अब मेरा तुम लोगों से यही क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्पर्म निकालने की और मल्टीपल एग निकालने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे को तो एक ही एग निकालना चाहिए, एक एग एक स्पर्म के साथ फ्यूज कर दो, वो जायगोट बन जाएगा। तो इतना सब करने की क्यों जरूरत थी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए सोच समझ के। मेरे को फीमेल के अंदर अलग से एफएसएच हार्मोन की डालने की जरूरत क्या पड़ी? एक अंडे से भी तो काम चल जाता था ना, तो मेरे को सुपर ओव्यूलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। बताइए निकिता, गरिमा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए कि सर नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। किसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 100% श्योरिटी नहीं होती है कि किसी एक से ही जैगोट बनेगा, इसीलिए। सुनिए, ये तो एक ही फीमेल के अंदर का एग निकाल रहे हैं हम लोग। मान लो कि एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो फेल हो गया, तो आप क्या वो फीमेल को वापस से बुलाओगे आईवीएफ लैब में कि आइए मेरे इनविट्रो आईवीएफ लैब में आइए और फिर से हम आपका एग लेना चाहेंगे? नहीं ना। इसके लिए एक ही बार सारा एग कलेक्ट करके स्टोर करके रख लेते हैं। अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो दोबारा बाकी के लोगों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना, फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यस। तभी तो मैंने आप लोगों को बोला कि मल्टीपल एग क्यों कलेक्ट किया, ताकि मल्टीपल सैंपल, ज्यादा सैंपल होगा तो अगर क्या एक बार एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो वापस से सेकेंड सैंपल भी तो पड़ा होगा इनके पास, इन्होंने स्टोर करके रखा है लिक्विड नाइट्रोजन में। आई मेरी बात समझ में? बार बार कपल को, हस्बैंड को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार आएंगे, अपना सैंपल देके जाएंगे। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने आईवीएफ पढ़ लिया है। देखो आईवीएफ की शुरुआत पहली बार कब हुई थी मैं आपको बता दूं। आईवीएफ की शुरुआत में यहां पे बताता हूं, ये देखो, मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं आपको, हिस्ट्री ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी।
ऐसे ही बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि ये बेबी का फर्टिलाइजेशन हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर। बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं हो रहा है। ये सारी बेबी जो है उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे, क्योंकि डालेंगे फेलोपियन ट्यूब में, नो डाउट। आप फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो, अब वो बच्ची मां के अंदर पलेगी। इन सभी केसेस में बेबी मदर के वूब में ही ग्रो हो रही है। एक बात अपने दिमाग में डाल दीजिए कि चाहे ये पहला टेक्निक या दूसरा हो या तीसरा हो, तीनों भी केस में जो बच्ची है या जो बच्चा है वो मां के कोख में ही पलने वाला है, यूट्रस में पलने वाला है, टेस्ट ट्यूब में बाहर नहीं पलने वाला। समझ रहे हो? बच्चे का ग्रोथ मदर के यूट्रस में ही होने वाला है। बस फर्टिलाइजेशन हमने उसकी बॉडी के बाहर की है, इसके लिए ऐसे बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आई बात समझ में? बोलिए। ओके। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है लैंकेशायर। तो 1971 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जब आई, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो लड़की का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। ये वो पहली लड़की थी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। और जो डॉक्टर थे जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, वो डॉक्टर का नाम था रॉबर्ट एडवर्ड एंड डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टोए। ये दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस किया था 1971। लोकेशन था लैंकाशायर। इंग्लैंड। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो लड़की का नाम था लुइस जॉय ब्राउन, और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी परफॉर्म किया था डॉक्टर्स ने, उनका नाम था पैट्रिक स्टेप्टोए और रॉबर्ट एडवर्ड। और ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब किया? 1971 में, लैंकाशायर, इंग्लैंड। ऐसे ही इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी आया 1978 में। अगर मैं इंडिया के लिए लिखूं तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आया 1978 में। और वो जो डॉक्टर थी वो थी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। ये डॉक्टर थी और इसने जो बेबी प्रोड्यूस किया था टेस्ट ट्यूब बेबी, वो लड़की का नाम था कुमारी हर्षा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया। उसी साल 1978 में, उसी साल डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय इन्होंने जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस की थी वो लड़की का नाम है दुर्गा, जिसको आज कुमारी हर्षा भी कहते हैं, सॉरी कनुप्रिया अग्रवाल कहते हैं। ये पहली टेस्ट ट्यूब लड़की है, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में 1978 में ही। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी था 1978 वाला, दोनों भी केस था, पर बोल सकते हैं कि ये दोनों भी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंडिया में। तो मैंने यहाँ पे आपको हिस्ट्री कुछ बताया है टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड। साइंटिस्ट के नाम और वो बच्चे का नाम मैंने लिखा है अलॉन्ग विद द ईयर, इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन किया गरिमा? यस सर।
ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर कब करते हैं, जब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है। पर अभी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में भी प्रॉब्लम है और यूट्रस में भी प्रॉब्लम है, तब किस में करेंगे? तब इम्प्लांट किस में करेंगे? एंडोमेट्रियम। कहां कहां बोलिए, तब कहां पे करेंगे? रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई बात नहीं। सर एंडोमेट्रियम पे। नहीं, हम किस उस फीमेल में कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है। तब हम किसी दूसरे फीमेल में करेंगे और उस मदर को हम कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर इसके लिए कहते हैं क्योंकि बस वो बच्चे को अपने अंदर पाल रही है, ना ही एग उसका है ना ही स्पर्म। समझ रहे हो? ना ही एग उसका है ना ही स्पर्म उसके हस्बैंड का है, वो किसी दूसरे कपल के बच्चों को अपने यूट्रस में पाल रही है। समझ रहे हो? सरोगेट मदर उसी को कहते हैं। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि कपल लोग जो है उसमें फीमेल के बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि फीमेल जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी वो कपल को बच्चा चाहिए होता है, तो उस केस में सरोगेट मदर का यूज किया जाता है। सरोगेट मदर वो मदर होती है जो सिर्फ अपने कोख में बच्चे को पालती है, पर उस कोख में उसका खुद का बच्चा नहीं होता। जेनेटिकली बोलने का मतलब है कि वो बच्चा ना ही उसके एग से बना हुआ है। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो याद रखना, अगर यूट्रस में भी प्रॉब्लम है तो सरोगेट मदर के अंदर डाला जाएगा एम्ब्रियो को। अब वो एम्ब्रियो अगर जाइगोट होगा तो फैलोपियन ट्यूब में, अगर वो 8 सेल तक का होगा तो भी फैलोपियन ट्यूब में, अगर 8 सेल से ज्यादा होगा तो यूट्रस में। पर अगर यूट्रस में भी प्रॉब्लम है तो वो सरोगेट मदर के अंदर डाला जाएगा, याद रखना। तो इसके साथ हमने यहां पे पहला टेक्निक पढ़ लिया, IVF। अब हम दूसरा टेक्निक पढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे टेक्निक है अभी, गिफ्ट, जिसको हम गिफ्ट भी कहते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए क्या है गिफ्ट के अंदर। इस केस में हम फर्टिलाइजेशन इन विवो कर रहे हैं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। बाहर नहीं कर रहे हैं। कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए कि मान लो कि कोई फीमेल है जिसका फैलोपियन ट्यूब एकदम नॉर्मल है और यूट्रस भी एकदम नॉर्मल है। जैसे कि आप लोग यहां पे देखिए कि ये फीमेल है और ये फीमेल है और उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूटरस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम उसके ओवरी में, उसके ओवरी से एग बाहर नहीं निकल पा रहा। समझ रहे हो? मतलब एन ओव्यूलेशन हो गया है। एन ओव्यूलेशन का मतलब एग बाहर नहीं निकल पाता है, या एग बन रहा है, मतलब एग बन रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है, हो सकता है एग ही नहीं बन रहा है, एबनॉर्मल oogenesis।
अंडे बन ही नहीं पा रहे, या तो अगर बन भी रहे तो बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब प्रॉब्लम ओवरी में। किसमें है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ओवरी में है। बट रिमेनिंग पार्ट एकदम नॉर्मल है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नॉर्मल। मतलब वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती है, बट उसके ओवरी में प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाएगा? यहां देखिए, उसके ओवरी से एग निकाला जाएगा। उसके ओवरी से एग निकाला जाएगा और उसके एग को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा। वैसे ही मेल में से स्पर्म निकाल के वो स्पर्म को भी किस में डाला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा। तो एग क्या है? एक गैमेट है। स्पर्म क्या है? एक गैमेट है। तो आपने दोनों भी गैमेट कलेक्ट किए। फीमेल के ओवरी से आपने गैमेट निकाला, मतलब फीमेल की ओवरी से आपने एग निकाला और मेल में से स्पर्म निकाला। दोनों भी गैमेट को आपने किस में डाला? फैलोपियन ट्यूब में डाला। इसके लिए इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब दोनों भी गैमेट को आप किस में डाल रहे हो? फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, फीमेल के ओवरी से क्या कलेक्ट किया? ओवम, मतलब एग। वैसे ही मेल में से क्या कलेक्ट किया? स्पर्म। ये भी एक गैमेट है, ये भी एक गैमेट है, और ये दोनों भी गैमेट को किस में डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। इसके लिए आप दोनों भी गैमेट को, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो, इसके लिए गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब इनसाइड। दोनों भी गैमेट को आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हो। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? बताइए। सर अंदर। यस। तो इसके लिए उसको गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा है। समझ में आई बात? यस सर। तो लो, हो गया ये। इसमें कुछ था ही नहीं। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर उस केस में किया जाता है कि मान लो कि प्रॉब्लम अगर फीमेल में है, मतलब फीमेल के ओवरी में प्रॉब्लम है, फीमेल के ओवरी में प्रॉब्लम है, तब यूजुअली गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि फीमेल की ओवरी में प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार था कि उसके ओवरी से एग बाहर नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, उसके ओवरी से एग बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो उसके ओवरी में से एग को निकाला और मेल का स्पर्म कलेक्ट करके दोनों को भी कहाँ डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में डाला, और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में करवाया। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर हो रही है। याद रखना ये। नेक्स्ट, तो हमने इसके साथ ये भी पढ़ लिया। गिफ्ट, कुछ डाउट है कि दोनों को? गरिमा, निकिता, आप दोनों को डाउट है गिफ्ट में? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट आता है एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए क्या होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म को, मतलब सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करवाना। ये यस सर। इंसेमिनेशन का, सीमन को फीमेल में डालना, सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करवाना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। और इस केस में होता क्या है?
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फुल फॉर्म है कि मान लो कि अगर कोई मेल को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि उसके अंदर स्पर्म कम बन रहा है, ओलिगोस्पर्मिया, उस केस में उसके सीमन को आर्टिफिशियली डलवाया जाता है फीमेल के अंदर, या उसको एस्थेनोजूस्पर्मिया है, मतलब डबल हेड स्पर्म, डबल टेल वाले स्पर्म है बीच बीच में, ठीक है, मतलब सारे स्पर्म नहीं है, मान लो कि 100 स्पर्म में से 80-90 स्पर्म ऐसे डबल हेड वाले। तो यहां पे एक और एग्जांपल, एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब बताओ क्या होता है, निकिता, गरिमा बताइए, एजूस्पर्मिया क्या है? एजूस्पर्मिया का मतलब होता है कि खाली सीमन आ रहा है, सीमन में स्पर्म है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन। सीमन समझते हो ना क्या होता है? Yes, sir. स्पर्म प्लस फ्लूइड, तो खाली फ्लूइड बाहर आया है, स्पर्म है ही नहीं उसके अंदर, या है सपोज इम्पोटेंसी, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे क्या हो रहा है कि मेल अपना स्पर्म फीमेल के अंदर दे ही नहीं पा रहा है, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेल का स्पर्म पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे सीमन में स्पर्म ही नहीं है। ये सभी केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना होगा। देखिए मैं लिखता हूं, दो तरीके के होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक होता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन मतलब डायरेक्टली सीमन को किस में डाला जा रहा है? यूट्रस में। मैं यहां पे लिखता भी हूं, इसका मतलब क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ सीमन इन यूटरस। और ये कब किया जाता है? इंजेक्शन ऑफ सीमन इन यूटरस, यूटरस में डाल रहे जब कंडीशन क्या है? ओलिगोस्पर्मी है, स्पर्म का काउंट ऑलरेडी कम है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ये कंडीशन होता है जब ओलिगोस्पर्मिया होता है, जब ऑलरेडी स्पर्म काउंट कम होता है, तब डायरेक्टली स्पर्म को यूट्रस में डाला जाता है। समझ रहे हो? अच्छा, ये एस्थेनोजूस्पर्मिया का मतलब पता है क्या होता है आपको? स्पर्म की मोटिलिटी कम होना, कि जब Yes, sir. स्पर्म की मोटिलिटी एकदम स्लो होती है तब एस्थेनोजूस्पर्मिया करते हैं। तो जब एस्थेनोजूस्पर्मिया होता है तभी भी वही करते हैं, ये वाला यूट्रस के अंदर डालते हैं। पहले तो देखो, मैंने आपको कई बार बताया, अगर स्पर्म कम बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म बन ही नहीं रहा है, खाली सीमन निकल रहा है, तो एजूस्पर्मिया। और अगर स्पर्म की मोटिलिटी मतलब स्पर्म की स्पीड, स्पर्म की जो स्पीड है वो ही कम है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया।
और अगर पेनिस ही खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब पेनिस ही इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है मतलब टाइट नहीं हो पा रहा है, तो सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा मेल और फीमेल के बीच में। उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पोटेंसी, जो कि मेल में होता है। इसके लिए मेल को वायग्रा वगैरह खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, फिर पेनिस को इरेक्ट करने के लिए। तो इन सभी केस में क्या हो रहा है कि स्पर्म का काउंट कम है, या स्पर्म की स्पीड कम है, या स्पर्म का नंबर कम है, तो क्या होता है कि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा एग तक। अगर पहुंचेगा ही नहीं एग तक तो फर्टिलाइज कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि फीमेल के अंदर एसिडिक कंडीशन क्रिएट होता है वजाइना के अंदर, और वजाइना क्या करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म को किल कर देता है, बस 200 ही स्पर्म यहां पे पहुंच पाते हैं। अगर ऑलरेडी स्पर्म का नंबर कम है तो कोई स्पर्म यहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब ओलिगोस्पर्मिया के केस में देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ओलिगोस्पर्मिया के केस में कि ऑलरेडी स्पर्म का नंबर कम है, और तुमको पता है कि बहुत सारे स्पर्म फीमेल के उसमें मर जाते हैं, क्योंकि फीमेल के वजाइना में एसिडिक कंडीशन होता है, तो इतने मर जाएंगे कि कोई पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्पर्म का नंबर कम था। या एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, स्पर्म की स्पीड कम, सॉरी स्पर्म एब्सेंट है, स्पर्म है ही नहीं, एजोस्पर्मिया। या एक आता है एस्थेनोजोस्पर्मिया, उस केस में क्या हो रहा है कि स्पर्म की स्पीड ही इतनी कम है कि भाई वो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके लिए स्पर्म को डायरेक्टली किस में डालते हैं, यूट्रस में डालते हैं। बोलो आ रहा है समझ में ये चीज कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूट्रस में कब डालेंगे, जब ऑलरेडी स्पर्म कम है या स्पर्म की स्पीड बहुत कम है, तब यूट्रस में डालेंगे। ठीक है। Yes, sir. वजाइना में भी डालते हैं, तो उसको बोलते हैं वजाइनल इंसेमिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VAI, फुल फॉर्म है वजाइनल इंसेमिनेशन। मतलब आप इसको अब किस में डाल रहे हो, वजाइना में डाल रहे हो। तो ये यूजुअली कब किया जाएगा बताइए, सोच समझ के बताइए, इन चारों में से किस कंडीशन में वजाइना में डाला जाएगा? वजाइना मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कब डाला जाता है स्पर्म को, जब ऑलरेडी स्पर्म का नंबर कम होगा या स्पर्म की स्पीड कम होगी, तब इधर डाला जाएगा। वजाइना में कब डालेंगे स्पर्म को बताइए, आपके सामने ही है। Absent होगा. जब Sperm absent होगा. स्पर्म एब्सेंट होगा तो डाल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ये कंडीशन में फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, स्पर्म तो एब्सेंट ही है सीमन के अंदर। यस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स ही कैसे हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। इजैकुलेशन ही नहीं होगा, स्पर्म बाहर, मेल के खुद के बाहर स्पर्म जब नहीं आ पा रहा है तो फीमेल के उसमें कैसे जाएगा, क्योंकि मेल का ही पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में मेल से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और वो स्पर्म को उसके वजाइना में डाला जाएगा। इसके लिए उसको कहते हैं वजाइनल इंसेमिनेशन। और ये किस केस में करते हैं, इम्पोटेंसी के केस में करते हैं। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. वो इम्पोटेंसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, नोट डाउन करिए इसको। इवन ओलिगोस्पर्मिया के टाइम पे भी करते हैं। ये दोनों भी टाइम पे करेंगे, वजाइना में डालेंगे। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि एजोस्पर्मिया फिर कब करेंगे? ये दोनों केस था तो इधर कर दिया था,
ये वाला केस था तो इधर किया। एजोस्पर्मिया कब करेंगे पता है? एजोस्पर्मिया अगर हस्बैंड के सीमन में स्पर्म है ही नहीं तो किसी दूसरे डोनर का स्पर्म लिया जाएगा, उस केस में एजोस्पर्मिया वाला केस में वो होता है। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो तरीके के, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं तुमको। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो के, अगर यहाँ पे हस्बैंड का लिया जा रहा है ना स्पर्म सैंपल तो AIH बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड, मतलब ये सब हस्बैंड के केस में। अगर डोनर का लिया जाएगा तो AID बोलेंगे, डोनर। H स्टैंड फॉर हस्बैंड, D स्टैंड फॉर डोनर। तो हस्बैंड में अगर प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है हस्बैंड के अंदर, उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। जब हस्बैंड में स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया, तब हस्बैंड का स्पर्म डाला जाएगा फीमेल के अंदर और वो फीमेल के वजाइना या यूट्रस में डाला जाएगा। जब हस्बैंड के स्पर्म का स्पीड कम होगा, एस्थेनोजोस्पर्मिया, या जब हस्बैंड को इंपोटेंसी होगा, इंपोटेंसी मतलब पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है हस्बैंड का, तब उस केस में किया जाएगा। पर अगर हस्बैंड के सीमन में स्पर्म ही नहीं है तो फिर वो स्पर्म किसका लिया जाएगा? डोनर का लिया जाएगा। समझ रहे हो? डोनर का कब स्पर्म लेंगे? अगर हस्बैंड के सीमन में स्पर्म है ही नहीं तो ये तब किया जाता है व्हेन हस्बैंड इज एजोस्पर्मिया, या हस्बैंड को कोई जेनेटिक डिजीज है और सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिजीज, किसी जेनेटिक डिजीज से सफर कर रहा है, उस केस में हस्बैंड का स्पर्म लिया ही नहीं जाता, किसी दूसरे डोनर का, स्पर्म बैंक से। स्पर्म बैंक होता है ना, स्पर्म बैंक, जहां पे स्पर्म को स्टोर करते हैं, तो उस स्पर्म बैंक से किसी दूसरे का स्पर्म लिया जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए, तब डोनर का लिया जाता है, किसी दूसरे का लिया जाता है और उसके स्पर्म को फीमेल के वजाइना या यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है। बोलो अब समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. निकिता, गरिमा, Yes, sir. तो मैंने आपको अलग अलग कंडीशन दिखाया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो तरीके के हैं। पहले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो तरीके के, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आप हस्बैंड के स्पर्म को फीमेल में डाल रहे हो और यहां पे किसी दूसरे डोनर के स्पर्म को फीमेल में डाल रहे हो। तो हस्बैंड के स्पर्म को फीमेल में डालने की नौबत कब कब आती है? जब हस्बैंड का स्पर्म की मोटिलिटी कम है, जब हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, ओलिगो वाला, जब हस्बैंड के पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहे, इन कंडीशन में हस्बैंड का स्पर्म फीमेल के वजाइना या यूट्रस में डाला जाएगा, उसके वाइफ के। पर यह कब किया जाता है? जब हस्बैंड स्पर्म बना ही नहीं पा रहा है या उसके सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तब उस केस में किसी दूसरे डोनर का स्पर्म फीमेल में इंसेमिनेट किया जाता है या उसके वाइफ में इंसेमिनेट किया जाता है। अब कहां डालेंगे? फीमेल में डाल रहे हैं तो कहां डालेंगे, उसके बेसिस पे दो है। अगर वजाइना में डालते तो वजाइनल इंसेमिनेशन,
अगर यूट्रस में डालते तो यूट्रल इंसेमिनेशन। तो यूट्रस में भी कब डालेंगे? जब स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है या स्पर्म का काउंट कम होता है, क्योंकि तब यूट्रस में डालेंगे। यूट्रस में डालोगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये देखिए फीमेल में, देखो अगर फीमेल में डालेंगे, अगर यूट्रस में डाला तो बताओ फैलोपियन ट्यूब के एग तक पहुंचने में ज्यादा रास्ता होगा कि कम रास्ता होगा? कम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्पर्म का स्पीड कम है, ऑलरेडी ये स्पर्म की मोटिलिटी कम है। तो अगर इसको वजाइना में छोड़ देंगे तो इसकी स्पीड इतनी कम है कि ये पहुंच ही नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। तो जिस स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है उस स्पर्म को यूट्रस में छोड़ा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्पीड कम है। समझ में आई बात? या जिसका नंबर कम होता है उसको यूट्रस में छोड़ा जाता है। पर अगर कोई स्पर्म की मोटिलिटी बराबर है, बस इंपोटेंसी थी, मतलब मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, पेनिस में प्रॉब्लम है, स्पर्म में नहीं, तो उसके स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और उसके स्पर्म को वजाइना में ही छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोटिलिटी अच्छी होने के से भी वो पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। बोलो आप समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? गरिमा, निकिता, टेल मी यस और नो। Yes, sir. गुड। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, तो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पे है इस चैप्टर के, दैट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब इस केस में आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली स्पर्म को फीमेल के एग के साइटोप्लाज्म में डाल रहे हो। यहां पे तो तुम लोगों ने छोड़ दिया था। देखो इस केस में क्या, इस केस में नो डाउट हम लोग फर्टिलाइजेशन लैब में कर रहे हैं, इन विट्रो ही है। पर क्या हमने उसके स्पर्म को फीमेल के मतलब एग के अंदर डाला था कि स्पर्म को बाहर ही छोड़ दिया था कि वो अपने आप ही फर्टिलाइज हो जाए? बताइए निकिता, गरिमा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस केस में हमने स्पर्म को इंजेक्शन से एग के अंदर डाला था कि No, एक sir. ही टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और एग को छोड़ दिया था फर्टिलाइज होने के लिए? सर एक ही टेस्ट ट्यूब में लिव कर दिया था फर्टिलाइजेशन के लिए। यस 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 यस, ठीक है। यहाँ पे हमने इंजेक्शन की मदद से नहीं डाला था स्पर्म को एग के अंदर, हम लोग ने स्पर्म कलेक्ट किया था, एग कलेक्ट किया था और दोनों को डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लोग आपस में फर्टिलाइज हो गए। पर इस केस में जिसको मैं ICSI कह रहा हूं, पूरा नाम है इंट्रा मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। तो इस केस में क्या कर रहा हूं, ये एग है, ये एग के बाहर का मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, ये ऊलेमा, ये जोना पेलुसिडा। तो मैं इंजेक्शन की मदद से, ये मान लो कि ये मैंने इंजेक्शन बनाया, ये इंजेक्शन का नीडल, जिसको मैं माइक्रोपिपेट कह रहा हूं, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं? माइक्रोपिपेट। तो मैं यहां पे माइक्रोपिपेट मतलब इंजेक्शन की मदद से डायरेक्टली स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में डाल रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां पे स्पर्म को इंजेक्शन के जरिए
एग के साइटोप्लाज्म में डाल रहा हूं, इसके लिए इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। तो यहां पे स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। ये स्पर्म कैसे कलेक्ट किया जाएगा? या तो टेस्टिस में से कलेक्ट किया जाएगा स्पर्म को, टेस्टिस में से या तो स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा, उसको हम कहते हैं टेसा, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, टेस्टिक्यूलर स्पर्म अट्रैक्शन। ये देखिए टेसा, टेस्टिकुलर स्पर्म अट्रैक्शन मतलब डायरेक्टली टेस्टिस में से स्पर्म को निकाला है और वो स्पर्म को इंजेक्शन में डाल के फीमेल के एग के अंदर डाला हुआ है। ये एग भी कलेक्ट किया है फीमेल में से, ये लैब में किया जा रहा है। या तो आप स्पर्म को कलेक्ट करोगे एपिडिडाइमिस में से, तो उसको कहते हैं हम एमएस मेसा। माइक्रो सर्जिकल इसका फुल फॉर्म देखिए, शॉर्ट में मेसा कह देते हैं। तो एपिडिडाइमिस में से निकालते हैं अगर स्पर्म को तो मेसा कहते हैं। फुल फॉर्म है माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, मतलब माइक्रो सर्जरी के जरिए एपिडिडाइमिस में से स्पर्म को निकाला जा रहा है। टेस्टिस में से निकालते तो टेसा कहते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, स्पर्म एस्पिरेशन, सॉरी। सॉरी टेसे, फुल फॉर्म टेसे, टेसे। फुल फॉर्म देख लीजिए। तो मैंने आपको एक सी बताया है, मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ माइक्रोपिपेट कोई दूसरे कलर से बताता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा फिर। चलिए ऑरेंज से बताता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? स्पर्म को कहां से कलेक्ट किया जा रहा है? ये स्पर्म को जो कलेक्ट किया जा रहा है वो टेस्टिस में से कलेक्ट किया जा रहा है या तो एपिडिडाइमिस में से कलेक्ट किया जा रहा है, और वो स्पर्म को इंजेक्शन में डाल के, इंजेक्शन की मदद से वो स्पर्म को किस में इंजेक्ट किया जा रहा है? डायरेक्टली एग के अंदर। इसके लिए इंट्रा मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। समझ में आया ये चीज? मतलब हम फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी इन विट्रो ही कर रहे हैं, लैब के अंदर ही कर रहे हैं। और सेम वही चीज है कि जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो जो जायगोट बनेगा, तो या तो जायगोट के स्टेज में आप उसको फैलोपियन ट्यूब में डालोगे, या तो 8 सेल स्टेज के उसमें आप फैलोपियन ट्यूब में डालोगे, या अगर 8 से ज्यादा स्टेज बना तो आप यूट्रस में डालोगे। ये था इक्सी, बस फर्क इतना था कि हम
सेल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्पर्म को, जबकि आईवीएफ के केस में हमने टेस्ट ट्यूब में ही स्पर्म और एग डाल दिए, वो अपने आप ही फर्टिलाइज हो जा रहे थे। बोलो ये चीज समझ में आई एवरीवन? निकिता, गरिमा बताइए। यस सर। यूजुअली देखो स्पर्म जो होता है ना वो फर्टिलाइज नहीं होता इतने आसानी से। क्यों? क्योंकि उसको कैपेसिटेशन में जाना होता है। याद करो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जैसे ही मेल का स्पर्म फीमेल के अंदर एंटर करता है तो उसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन निकलते हैं और कैल्शियम अंदर चले जाता है, तो स्पर्म की स्पीड बढ़ती है, और उस रिएक्शन को मैंने कैपेसिटेशन रिएक्शन कहा था। यस सर। कुछ याद आ रहा है? यस सर। मैंने कहा था कि कैपेसिटेशन थ्रू आउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब ये फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, सर्विक्स में भी होते रहते हैं। जैसे जैसे स्पर्म ट्रेवल करते जाएगा वैसे वैसे स्पर्म के अंदर कैपेसिटेशन रिएक्शन होगा, और उसी रिएक्शन के वजह से स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है एग के वजह से। अगर कोई स्पर्म बिना कैपेसिटेशन रिएक्शन में गए एग तक पहुंच रहा है तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा। इसके लिए यूजुअली लैब में यही प्रॉब्लम होता है कि जो स्पर्म हम कलेक्ट कर रहे हैं वो बिना कैपेसिटेशन रिएक्शन के गए, बिना कैपेसिटेशन रिएक्शन में गए एग के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। इसके लिए हम ज्यादा करके इक्सी करते हैं, मतलब हम आर्टिफिशियली इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को फीमेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि स्पर्म कैपेसिटेशन रिएक्शन में नहीं गया हुआ है। समझ रहे हो? इसके लिए कई बार आईवीएफ जो है वो फेल हो जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पे आईवीएफ देखोगे तो ये आईवीएफ जो है यहाँ पे ये ज्यादा करके फेल हो जाता है, क्योंकि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एग को और स्पर्म को डाल भी दिया तो भी स्पर्म फ्यूज नहीं हो पाता एग के साथ, क्योंकि वो कैपेसिटेशन रिएक्शन में नहीं गया है। तो यहाँ पे भी हमको स्पर्म को क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है, थोड़ा बहुत उसमें केमिकल चेंजेस करने होते हैं स्पर्म के अंदर, थोड़ा उसको वॉश करना होता है ताकि उसके ऊपर के ग्लाइकोलिपिड निकल जाए। ओके, तो जो स्पर्म कलेक्ट करते हैं उसको थोड़ा वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ही उसको पेट्री प्लेट में डालते हैं। ये पेट्री प्लेट है, उसके अंदर डालेंगे। अगर प्रोसेस नहीं किया, प्रोसेसिंग करने से क्या होता है, वॉशिंग होती है थोड़ी स्पर्म की, जिससे उसके ऊपर के ग्लाइकोप्रोटीन निकल जाते ताकि वो एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। तो इसके लिए स्पर्म को थोड़ा सा प्रोसेस करके डालना होता है। अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होगा। इसी कारण यहाँ पे प्रोसेस करना होता है स्पर्म को। पर अगर ये प्रोसेस नहीं करना है तो हम डायरेक्टली इक्सी करेंगे, बिना प्रोसेस किए, बिना वॉश किए स्पर्म को भी अगर हमको स्पर्म को एग के अंदर डालना है तो हम इंजेक्शन की मदद से उस स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ये बोलो आया समझ में कि नहीं आया? टेल मी। निकिता, गरिमा, ये टेक्निक समझा है? यस निकिता, गरिमा, निकिता बताइए, ये टेक्निक समझ में आया? निकिता मेरी आवाज आ रही है आपको? यस निकिता, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेक्निक समझ में आया आपको? यस सर। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। हमने ये चैप्टर में पहले पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिर हमने पढ़ा डिजीज के बारे में, फिर हमने पढ़ा एबॉर्शन, मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में, फिर हमने इनफर्टिलिटी पढ़ी, और आज हमने पढ़ा कि क्या क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जाती है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है, और कल हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर होगा इवोल्यूशन। एक न्यू चैप्टर कल मैं स्टार्ट करूंगा, इवोल्यूशन। ठीक है।